क्या नया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है स्लेंडर लॉरिस। स्लेंडर लॉरिस क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो एक जीव है, और ये जीव इसलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में यह जीव चर्चा में रहा है। हाल ही यह जीव चर्चा में रहा है। आप चित्र में देखिए, इस प्रकार से दिखने वाला ये जीव है जो भारत और श्रीलंका का एक स्थानिक मूल प्रजाति है। याद रखिएगा कहाँ की है, भारत और श्रीलंका की है। और हाल ही में जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने एक मांग की है। वो मांग क्या की है कि इस जीव के संरक्षण के लिए तमिलनाडु के कदवुर रिजर्व फॉरेस्ट को, याद रखिएगा तमिलनाडु में है कदवुर रिजर्व फॉरेस्ट, इस रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया जाए। लेकिन पर्टिकुलर किस उद्देश्य से वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसको घोषित करने की मांग चल रही है, मांग की है पर्यावरणविदों ने, तो आप बताएंगे कि इस स्लेंडर लॉरिस जो जानवर है, ये जीव है, इसके संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं ये मांग की है। अगर इस जीव के बारे में याद करें तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जीव जो है वो श्रीलंका और भारत का स्थानीय मूल एक जीव है। और ये अपना अधिकांश जीवन दोस्तों क्या है, वृक्षों के ऊपर ही बिताता है। वृक्षों के ऊपर रहता है, वहीं इसका आवास है और वहीं पर ये अपना पूरा जीवन बिताता है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि धीमी गति से, सटीक गति से ये शाखाओं के शीर्ष पर घूमता रहता है। देखो इस चित्र में आप देख रहे हो शाखाएं जो है, ब्रांचेस पे किस प्रकार से ये बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ये ऐसी शाखाओं पर, ऐसी ब्रांचों पर, पेड़ों के शीर्ष पर आराम से घूमता रहता है, याद रखना है। यदि इसके भोजन की बात करें दोस्तों तो याद रखना है कि इस जीव का जो भोजन है वो कीड़े हैं, सरीसृप हैं, पौधे हैं, फल हैं। मतलब कि ये शाकाहारी भोजन भी कर लेता है, फल भी खा लेता है, और ये मांसाहारी भोजन भी कर लेता है। ठीक है, शाकाहारी अगर भोजन की बात करते हैं तो फल फ्रूट खा लेता है ना, पौधों को खा लेता है। वहीं अगर मांसाहारी जीव की बात करते हैं तो ये कीड़े और सरीसृप जैसे जंतुओं को खाने का काम करता है। ठीक है, इसका आवास क्या है तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में प्रमुख रूप से ये रहता है। कहाँ रहता है तो आप क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, झाड़ीदार जंगलों में, अर्ध पर्णपाती वनों में और दलदली भूमि में, है ना, इन सभी मैक्सिमम जगहों पर ये मिलता है। वर्षा वन ऐसे होते हैं, रेन फॉरेस्ट, जो सदा हरे भरे रहते हैं, यहाँ पर भी दिखता है ये। जो झाड़ी वाले जंगल होते हैं उसमें भी दिख जाएगा ये। अर्ध पर्णपाती वन होंगे कि जहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो कुछ हद तक पत्ते गिरा देते हैं, बाकी पत्ते नहीं गिराते हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी मिलेगा। दलदली क्षेत्रों में भी इस प्रकार का जीव हमको देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, या तो पर्टिकुलर इस जीव को लेकर क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, और नहीं तो फिर कदवुर रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर क्वेश्चन पूछ लेगा। इसको लेकर भी पूछा जा सकता है और पूरे इस जीव के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जहां से भी क्वेश्चन पूछेगा मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। क्लियर। ये जो जीव होता है दोस्तों, इसकी दो प्रजातियां होती हैं, याद रखिएगा। दो प्रजाति का होता है, एक रेड होता है और एक ग्रे होता है। तो रेड और ग्रे दोनों कलर का ये जीव मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह है जिनस वर्ग के सदस्य के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं आप लोग। यदि इसकी बात करें इसको खतरा क्यों है, मतलब देखिए कि पर्यावरणविद जो है इसके संरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं। तो आपसे जब पूछा जाता है कि इसका संरक्षण क्यों करना है, तो इसका पीछे इसके खतरे को देखा जाता है कि एक तो ये कि इस जीव में कुछ औषधीय गुण होते हैं, मतलब इसको मार देंगे और इसके अवशेष जो रहेंगे उससे कुछ औषधियां बनाई जा सकती है, और बहुत गंभीर बीमारियों के इलाज में ये जीव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसको बेच देते हैं, और बेचते हैं उसके बाद इसको मारा जाता है। मारने के बाद दवाओं में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस खतरे के कारण इस जंतु के विलुप्त होने की स्थिति पैदा हो गई है। दूसरी तरफ एक और चीज़ है कि लोग इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं पालतू जानवर के तौर पे पालना चाहते हैं। तो इस जानवर की डिमांड एक पेट एनिमल के तौर पर, एक पालतू जानवर के तौर पर भी देखी गई है। अब चूंकि इसकी डिमांड एक पालतू जानवर के रूप में है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका अवैध रूप से इसकी तस्करी भी की जाती है। तो ये भी एक कारण है इसके संकट का। दूसरी बात है कि इसके संकट का एक और कारण है कि जिस प्रकार के आवास में ये रहता है उस आवास का नुकसान हो रहा है, धीरे धीरे करके ऐसे आवास खत्म होते जा रहे हैं, ये भी एक कारण है। दूसरी बात है कि हमने बहुत बड़े लेवल पर जो है जंगलों से लेके हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक लाइन बिछा रखी है, वो भी इसका एक कारण है। और नेक्स्ट है कि सड़क दुर्घटना में भी ये जो जीव है ये कहीं न कहीं खतरे के कारण मरता जा रहा है। अब इन सभी घटनाओं के कारण, इन सभी खतरों के कारण इस जीव का जीवन संकट में है और इसकी संख्या धीरे-धीरे करके कम होती जा रही है। इसीलिए इस जीव के संरक्षण की मांग की जा रही है। अगर हम संरक्षण की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि IUCN जो है उसने इसको एक संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पर अपनी रेड डाटा बुक में जारी किया है। IUCN जो है वो रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक जब जारी करता है दोस्तों तो इसमें इसकी 9 सूची होती है। कितनी? 9 श्रेणियां हैं।
इन 9 श्रेणियों में ये जो जीव है इसको संकटग्रस्त श्रेणियों में रखा गया है, मतलब कि अगर इसे संरक्षित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में ये जीव लुप्त हो जाएगा, ये समझना है। चलिए, अच्छा यहाँ पर इसके बाद पूछा जाता है कदवुर रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, तो याद रखिएगा कि ये तमिलनाडु के करूर जिले में है, लगभग 6000 हेक्टेयर वन क्षेत्रफल में फैला हुआ एक क्षेत्र है और यहाँ पर कई सारी जंग पहाड़ियाँ हैं और घने शुष्क वन है जहाँ पर ये जीव निवास करता है, इसीलिए इस क्षेत्र को एक अभ्यारण्य के तौर पर घोषित किया जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं अभ्यारण्य की बात कर लेता हूँ तो याद रखिएगा एक और चीज कि जैव विविधता संरक्षण की बात होती है। जब आप जैव विविधता का संरक्षण करना चाहते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों कि हमारी धरती पे यदि हम पारिस्थितिकी संतुलन को बनाकर रखना चाहते हैं, परितंत्र के संतुलन को बनाकर रखना चाहते हैं, तो जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, संरक्षण के बिल्कुल 2 तरीके हमारे सामने मिलते हैं। एक संरक्षण का तरीका होता है इन सीटू, है ना, और एक संरक्षण का तरीका होता है एक्स सीटू। जब आप एक्स सीटू की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो जीव हैं उनके प्राकृतिक आवास से अलग रखकर इनको संरक्षित किया जाता है। याद रखिएगा कि प्राकृतिक आवास से अलग रख के अगर आप संरक्षण कर रहे हैं तो उसको आप एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत रहते हैं, और अगर आप उनके प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षित करके रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना है। कहाँ? प्राकृतिक आवास में। तो अगर उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण पर बल देते हो तो क्या बोलेंगे, उसको इन सीटू बोलेंगे, मतलब उनके संरक्षण के स्थान पर ही। अच्छा, जब आप एक्स सीटू संरक्षण की बात करते हैं ना, जिसके लिए आप जीन बैंक, जीन पूल, है ना, किचन गार्डन, इस प्रकार की चीजें बनाकर इन प्रजातियों के अवशेषों को संरक्षित करके रखते हैं। ठीक है, तो ये तो एक अलग तरीका हो गया, लेकिन इनके प्राकृतिक आवास वाले तरीके में आप 3 चीजें स्थापित करते हैं। एक आप आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो स्थापित करते हैं। क्या? जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र के अलावा दूसरे नंबर पर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं। तो अभ्यारण्य हो, नेशनल पार्क हो या जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, ये वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत प्रबंधित होते हैं। अब यहाँ पर यदि वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो कदवुर रिजर्व फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रजाति के लिए एक अभ्यारण्य के तौर पर घोषित करने की बात हो रही। तो यहाँ से सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो अभ्यारण्य होते हैं वो किसी विशेष प्रजाति के जंतु को संरक्षित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। इसका टारगेट होता है कि किसी विशेष प्रजातियों के जंतु के संरक्षण पर ज्यादा जोर दिया जाए, इसीलिए कदवुर रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया को आप एक अभ्यारण्य के तौर पर घोषित करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इस टॉपिक में इतना ही बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप क्लियरली समझ पाए होंगे। आगे बात करता हूं तो यहां पर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है डी जूरे ट्रांसफर डे। एक अलग ही टॉपिक है, मेरे हिसाब से आप पहली बार इस शब्द को सुन रहे होंगे। इसमें हम बात करेंगे डी जूरे ट्रांसफर डे के बारे में कि ये आखिर में है क्या। ठीक है, चलिए, इसके पहले एक सूचना देता हूं कि भाई यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बाकायदा आपके किसी भी डाउट का जो उत्तर होगा वो ज़रूर दूंगा। ठीक है, एक एक कमेंट को रीड करने के बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो करंट अफेयर के किसी भी टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए और आपका उसका उत्तर मिलेगा ज़रूर। ठीक है, चलिए बात करते हैं डी जूरे ट्रांसफर डे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हर साल 16 अगस्त को इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? पुदुचेरी में। दोस्तों सब लोग जानते हैं कि भाई भारत पर एक समय तक हम बात करें तो विदेशी शक्तियों ने राज किया है। भले ही हम प्राचीन भारत की बात करें या फिर मध्यकालीन भारत की बात करें या फिर हम आधुनिक भारत की बात करें, समय समय पर प्राचीन आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण हुए हैं। विदेशी आक्रमणों के कारण कई सारे विदेशी शक्तियों ने हमारे ऊपर कहीं ना कहीं राज भी किया है, लेकिन ये राज जो था वो ज़्यादा घातक हमें अंग्रेजी काल में साबित दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी काल में अलग अलग प्रकार की यूरोपियन कंपनियां आती हैं और वो हमारे अलग अलग क्षेत्रों पर राज करती हैं। ऐसे ही क्षेत्र हमारे यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट हम यदि बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं पुदुचेरी। जो पुदुचेरी है वो ऐसे ही शोषित और ऐसे ही अधिकार में लिए गए क्षेत्रों में से एक क्षेत्र हमारे देश का रहा है। जो पुदुचेरी है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा कि इसको
इसके अंतर्गत यदि हम बात करें यहाँ पर तो फ्रांसीसी उपनिवेश था ये क्या था दोस्तों, एक फ्रांसीसी उपनिवेश था पहले, और फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसमें पुदुचेरी का एरिया, कराईकल का एरिया, माहे का और यमन, ये पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ये चारों के चारों जो छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं इनको मिलाकर इन्होंने स्थापना की थी किसकी, पुदुचेरी की। जिसमें जो पुदुचेरी और कराईकल है, ये पुदुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु राज्य से घिरे हुए क्षेत्र हैं, और माहे जो है वो केरल राज्य से घिरा है, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा हुआ एरिया है। इन सबको मिलाकर वर्तमान में जो पुदुचेरी की आप बात करते हैं उसका निर्माण किया गया, लेकिन ये किसके अंदर में था, ये फ्रांसीसी शक्तियों के पास था। और ये जो फ्रांसीसी शक्तियों के पास था, इसको भारत संघ में यदि हम विलय की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि भारत संघ में इसको विलय 16 अगस्त 1962 में किया गया था। तो पुदुचेरी का भारतीय संघ में विलय जो है वो 16 अगस्त 1962 को किया था। इसी ट्रांसफर डे को डी जूरे ट्रांसफर डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जब भी आपसे कहीं भी पूछ ले कि डी जूरे ट्रांसफर डे क्या है, तो याद रखिएगा कि पुदुचेरी जो पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था उसको 16 अगस्त 1962 को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, और इसी की स्मृति में इस दिवस को डी जूरे ट्रांसफर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1954 को, कब की बात कर रहे हैं, 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी कब्जे वाले भारत के क्षेत्रों को वास्तव में भारत गणराज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन जो आपका पुदुचेरी है वो कब आया है, 16 अगस्त 1962 को, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अब बोल सकते हैं इनका आज हमने जयंती मनाई है 16 अगस्त को, इनके बारे में हम देखते हैं कि क्या है ना। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि इनकी पुण्यतिथि जो है वो 16 अगस्त को सेलिब्रेट की गई है। इनकी पुण्यतिथि कब सेलिब्रेट की गई है, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि जो है वो हमने मनाई है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तीसरी पुण्यतिथि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कौन से नंबर की पुण्यतिथि थी, तो याद रखिएगा तीसरे नंबर की पुण्यतिथि थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और इनका यदि हम बारे में बात करें दोस्तों तो याद रखना है कि 25 दिसंबर को, कब, 25 दिसंबर को 1924 को अटल जी का जन्म हुआ था। अटल जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ये भी याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो अटल जी जो हैं वो हमारे देश में हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहे हैं। इन्होंने बचपन से ही अपने छात्र जीवन से ही यदि हम बात करें तो राष्ट्रवादी राजनीति में आ गए थे, और इसका पहला प्रमाण हम लोगों को देखने को मिलता है 1942 को। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था मध्य प्रदेश से। तो ये इसके समय से हम लोग बोल सकते हैं कि राष्ट्रवादी राजनीति में तो इन्होंने अपने छात्र जीवन से ही प्रवेश कर लिया था। लेकिन इनका वास्तविक तौर पर हम और आगे देखें तो 1947 में इन्होंने एक पत्रकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। 1951 में वे भारतीय जनसंघ में शामिल हुए थे, और भारतीय जनसंघ में इनकी यात्रा और तब और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये यहाँ से चुनावी राजनीति में आ गए। चुनावी राजनीति में 1957 में इन्होंने पहली बार कहीं ना कहीं लोकसभा से चुनाव लड़ा था। कहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, और बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से ये चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे, बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र में ये लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। और यदि इनके बारे में बात करें तो जब दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ हो गई थी, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु के बाद 1968 में, कब, 1968 में इन्हें जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी कब मनोनीत हुए थे, तो याद रखना है 1968 में हुए थे। और यदि हम बात करें इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के तौर पर तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं इनके कुल 3 प्रधानमंत्री कार्यकाल रहे। 1966 में इनका पहला कार्यकाल रहा, और जो केवल 13 दिन तक चला था। इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन से प्रधानमंत्री रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे, जो केवल 13 दिन के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद और इम्पोर्टेंट था कि 1998 से लेकर 1999 तक, कहाँ, 1998 से लेकर तो 1999 तक इनका दूसरा प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा 13 महीने का। ठीक है, और अंत में यदि हम बात करें तो 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने अपना पहला पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। मतलब सफलतापूर्वक 5 वर्षीय कार्यकाल जो है वो 99 से 2004 के बीच में किया था। इस बीच में इनके द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण
कार्य किए गए, है ना। जैसे बात करें तो इनके जो प्रधानमंत्री कार्यकाल के तीनों समय रहे हैं, इसमें इन्होंने परमाणु परीक्षण करके और भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश भी घोषित करवाया था। जो ऑपरेशन विजय चला था कारगिल, वो भी इनके समय हुआ था। तो इस प्रकार के कई सारे काम किए। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण योजनाएं और प्लान जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान शुरू किए थे। खैर आगे यदि देखें तो 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। तब से हम बोल सकते हैं कि इनके जो जन्म जयंती है उसको हम कहीं न कहीं सुशासन दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दोस्तों, डीजल टू डोर। याद रखें, डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी। आपने हर एक चीज़ की अमेजन और इन सब के माध्यम से सामान की तो डोर टू डोर डिलीवरी सुनी है, लेकिन अब दोस्तों एक नया चीज़ आने वाली है। क्या? डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी का सिस्टम चालू होने वाला है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसने डीजल के डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम को शुरुआत किया है। तो याद रखना है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात बीपीसीएल ने डीजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी का कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, ये डिलीवरी क्यों काम में आएगी भाई? तीव्र डिलीवरी होगी, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा, मात्रा का पूर्ण आश्वासन दिया जाएगा, सुरक्षित उत्पाद की हैंडलिंग की जाएगी, है ना, और कई सारे लाभ देने के साथ ही ये अपनी परिचालन क्षमता को बढ़ाने में मदद करने वाला है निर्णय। ठीक है, इसके कारण कहीं ना कहीं व्यापार करने में सुगमता को भी महत्वपूर्ण दृष्टि से साबित करने की कोशिश होगी। तो याद रख लीजिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा उठाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है कि डोर टू डोर डीजल की डिलीवरी करना। अगला टॉपिक दोस्तों है हुनर हाट। बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। हुनर हाट क्या है? तो हुनर हाट दोस्तों की केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 75 हुनर हाट के माध्यम से लगभग 7.5 लाख यदि हम बात कर लेते हैं, 7.5 लाख कारीगरों को, शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात की गई। याद रखिएगा क्या कि लगभग 7.5 लाख कारीगरों को, शिल्पकारों को रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से इस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ये इसका उद्देश्य यदि हम बात कर ले दोस्तों, तो याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प को, पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी है, इसको एक वैश्विक स्तर तक पहचान दिलाने के लिए, इनके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है वोकल फॉर लोकल। क्या थीम रखी गई है? तो याद रखिएगा वोकल फॉर लोकल इनकी इस बार की थीम है, याद रखना है। ठीक है, इसका आयोजन कौन करता है? तो याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद, उस्ताद का मतलब क्या है, फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, इसको इस संदर्भ में देखा जाता है उस्ताद मतलब विकास के लिए पारंपरिक कला शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन योजना। तो ये योजना का नाम याद रख लीजिएगा। इसका आयोजक कौन है? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, और ये उस्ताद योजना के तहत इसका आयोजन करता है। यदि हम बात करते हैं तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला व शिल्प की समृद्धि की विरासत को बढ़ावा देना है, उनको संरक्षित करके रखना है। ठीक है, इसके और उद्देश्य की यदि मैं बात करता हूं तो वैसे तो मैं बता चुका हूं, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी कारीगर हैं, जितने भी शिल्पकार हैं, उनकी जो कला है उसको बढ़ावा देना है, उसको आगे बढ़ाना है, ताकि उसको एक अलग पहचान मिले, उनको विशेष तौर पर रोजगार की सुविधाएं मिल सकें। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार की योजना को शुरू किया गया है। तो आप याद रखिएगा, ये सभी करंट अफेयर के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम अगले कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।